Hello everyone, welcome back to your own learning space, साइंस बाय रचना। क्लास 6 में हमने एनसीईआरटी की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के साथ साइंस की एक एक्साइटिंग जर्नी शुरू की थी। हमने बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया और सीखा कि साइंस हर जगह हमारे आसपास मौजूद है। अब समय है उसी जर्नी को क्लास 7 में आगे बढ़ाने का। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। एवर इवॉल्विंग मीन्स लगातार बदलना और विकास करना। द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस का मतलब है साइंस की वो दुनिया जो हमेशा नई डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और आइडियाज के साथ आगे बढ़ती है। साइंस कभी रुकती नहीं है, हर दिन कुछ नया डिस्कवर होता रहता है, कुछ नया इन्वेंट होता रहता है और इसी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती रहती है। और याद रखिए, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ही साइंस की शुरुआत है। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तभी हम नए आंसर्स और नई डिस्कवरीज तक पहुंचते हैं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए और मेरे साथ शुरू कीजिए क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। लेट्स एक्सप्लोर, लर्न एंड डिस्कवर टुगेदर। We hope you enjoyed your adventure with curiosity in grade 6 and now ready to continue our journey into the wonderful world of science. आशा करती हूँ कि आपकी क्लास 6 की साइंस की जो जर्नी थी वो काफ़ी आपने इन्जॉय की होगी और अब इसी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं जो कि है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की अद्भुत अद्भुत दुनिया में जो हमारी जर्नी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। दिस अगेन इज़ नॉट अ टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स, इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चंस, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। दोबारा से ये बता देना चाहते हैं कि ये बुक 7th क्लास की जो है टेक्स्ट बुक, ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें कि सिर्फ तथ्य या फिर फैक्ट्स दिए होते हैं। ये एक इन्विटेशन की तरह है जो कि क्वेश्चंस को, एक्सपेरिमेंट्स को और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एक इन्विटेशन की तरह है ये बुक, एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जैसा कि हम इस सुंदर से संसार में रह रहे हैं उसको समझने में ये एक हमारी कोशिश है। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग, विज्ञान की दुनिया हर चीज़ को कवर करती है। स्मॉल एंड लार्ज, छोटी हो या बड़ी हो, नियर एंड फार, पास हो या दूर हो। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड स्टार्स। हम छोटे से छोटे सेल्स जो कि लीव्स में होते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसे हम सेल्स बोलते हैं। भले ही एक लीफ के सेल्स को देख रहे हो या फिर हम सन या फिर स्टार्स की मूवमेंट को देख रहे हो। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड। हम चाहे हमारे आसपास जो घर में मटेरियल्स हैं उनको टेस्ट कर रहे हो या फिर डिस्कस कर रहे हो कि वाटर अंडरग्राउंड कैसे फ्लो करता है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपेंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योरसेल्फ। जैसे जैसे आप इस बुक के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे आप एक नई यात्रा के लिए, नए एडवेंचर्स के लिए निकल पड़ेंगे जो कि आपकी सोच को चैलेंज करेंगे, थिंकिंग को चैलेंज करेंगे, आपकी नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि आपके ज्ञान को, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और आपको एक एक्सप्लोरर बनने में हेल्प करेंगे। एक्सप्लोरर मतलब आपको खोजकर्ता बनने में हेल्प करेंगे। खोजकर्ता यानी कोई भी पर्सन या फिर आप हैं, अगर किसी सब्जेक्ट या नई चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक एक्सप्लोरर हैं। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योरसेल्फ, यानी कि आपको छोटी छोटी डिस्कवरीज आप जो अपने लिए करेंगे उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। Before we dive into our exciting journey, take a moment to observe something special about this book. अब इस मज़ेदार सफ़र की शुरुआत से पहले इस बुक की एक खास बात पर ध्यान देते हैं। इसके लुक एट द पेज नंबर्स, इसके पेज नंबर्स को देखिए। दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन। जहाँ क्या दिखाया गया है कि एक बटरफ्लाई यानी तितली और एक पेपर से बना प्लेन, ये दोनों ही उड़ते हुए दिखाए गए हैं। Just as butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. जैसे बटरफ्लाई आज़ादी से उड़ती है और पेपर से बना एयरप्लेन आसमान की ओर जाता है, वैसे ही क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा हमें नई नई बातें सीखने के लिए प्रेरित करती है। Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific explorations of flight? क्या आप जानते थे एक जो सिंपल पेपर से बना एयरप्लेन है वो उड़ान से जुड़ी असली वैज्ञानिक खोज के लिए हमें इंस्पायर करता है। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद अ सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो पुराने समय में इन्वेंटर्स होते थे
आविष्कार जो करते थे वो एक बर्ड के विंग्स को स्टडी करते थे, ठीक है? और आज के समय में क्या है, जो इंजीनियर्स है वे बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं मॉडर्न टाइम में। तो ये जो ड्रीम है उड़ने का, उड़ान भरने का, ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हुआ था और एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुआ था। सो एज़ यू टर्न ईच पेज, तो जैसे-जैसे आप हर एक पेज को पलटते जाओगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी सोचने की जो क्षमता है, उसको उड़ने दीजिए, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, जिससे कि आपके मन में नए-नए आइडियाज़ आएँगे, डिस्कवरिंग वंडर्स, आप नए-नए चमत्कारों को डिस्कवर करेंगे एंड रीचिंग फॉर द स्काई, और आसमान को छू पाएँगे। इस पिक्चर में आपको ये बटरफ्लाइज़ उड़ती नज़र आ रही होंगी, देखो, ठीक है? और पक्षी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चे पेपर का एयरप्लेन बना के खेल रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर ऊपर लिखा था बटरफ्लाई फ्लटर्स, फ्लटर्स का मतलब होता है फड़फड़ाना। Exploration, of course, is unjust about discovering new facts or learning about different things in nature. एक्सप्लोरेशन यानी खोज का मीनिंग सिर्फ न्यू फैक्ट्स या तथ्य को जानना या नेचर की अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखना नहीं है। Science, as we said in grade 6, is a process, so it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to the unknown. जैसा कि हमने क्लास 6 में सीखा था, साइंस एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। यह सोचने का एक तरीका है जो जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, क्वेश्चंस पूछने के लिए इंस्पायर करता है, और नई या अनजानी बातों को जानने के लिए ओपन रहता है या खुला रहता है। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। क्लास 7 में हम और भी ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, इवेंट्स या घटनाएं जिस तरह से होती हैं वो वैसी क्यों होती हैं, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और नेचर में दिखाई देने वाले जो पैटर्न हैं इनसे हम क्या सीख सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझेंगे और एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा करने के लिए हमें इस बुक और शायद क्लास की चार दीवारी से बाहर निकलकर एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को समझना होगा। दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट वी होप विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बट ऑल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स टू डीपर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट वी लिव इन एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस अर्थ। हम आशा करते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस सिर्फ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग ही नहीं होंगे, बल्कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है और इस अर्थ पर जो हमारा रोल है उसे बेटर तरीके से समझने में भी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। We believe that this will also help you to see the science as an ongoing process of discovery. हमारा विश्वास है, हम ये होप करते हैं कि इससे आप साइंस को एक कॉन्टिन्यूस चलने वाले डिस्कवरी या खोज के प्रोसेस के रूप में देख पाएंगे। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट साइंस सिर्फ न्यू डिस्कवरीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू व्हाट हैपन्स इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। एक यंग साइंटिस्ट के रूप में आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इस नेचुरल वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करती हैं और सोसाइटी से किस तरह लिंक्ड हैं या जुड़ी हुई हैं। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating more sustainable world. आप ये भी जानेंगे कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सोल्यूशन करने और इस एक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ दुनिया वर्ल्ड बनाने में साइंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। साइंस हमें सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि नेचर और सोसाइटी के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझने में भी हेल्प करती हैं। बट लेट्स गेट बैक इन टू दिस बुक फॉर नाउ। बट अभी के लिए आइए इस बुक पर वापस आते हैं। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। आप साइंस की अलग अलग फील्ड्स के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। While they might appear as a different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. ये सब्जेक्ट्स भले ही अलग अलग चैप्टर्स में दिए गए हों, बट जैसा कि हमने क्लास 6 में सीखा था कि ये सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइंटिफिक आइडियाज इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर, और एटलीस्ट अलाउ आस्क टू क्वेश्चंस इन अनदर एरिया।
साइंस की एक फील्ड में मिली नॉलेज या आइडियाज़ हमें साइंस की दूसरी फील्ड्स में डिस्कवरीज के लिए इंस्पायर करती हैं या फिर न्यू क्वेश्चंस नए नए क्वेश्चंस पूछने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। आइए इस ईयर की इस साइंस बुक के थ्रू एक छोटी सी जर्नी यानी यात्रा करते हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस, मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट। Why are some fruits sour? What happens when we wash a haldi stain on our school uniform? हम अपने आसपास के मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ यानी उनके गुणों को समझेंगे। ये वे चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली देखते तो हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं, बट शायद उनके बारे में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते। फॉर एग्जांपल, कुछ फ्रूट्स सोर यानी खट्टे क्यों हो जाते हैं? हमारी स्कूल यूनिफॉर्म पर लगे हल्दी के स्टेन यानी दाग को धोने पर क्या होता है? इन्हीं इन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए हम साइंस की इस न्यू जर्नी में आगे बढ़ेंगे। We then move on and play with some electric batteries, lamps and wires to try to find other kinds of properties of materials. इसके बाद हम बैटरीज, लैम्प्स और वायर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और जानेंगे कि मटेरियल्स की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यानी गुण होते हैं। What kind of materials do we need to make a lamp glow? हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बल्ब को जलाने या लैम्प ग्लो करने के लिए किस तरह के मटेरियल्स की नीड होती है। This will lead us to classifying materials based on their properties and we will enter the world of metals and non-metals. इससे हमें मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करने में हेल्प मिलेगी और हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के वर्ल्ड में एंटर करेंगे। We know from our experience that a torch battery runs out eventually and can't be used again. हम अपने एक्सपीरियंस से इतना तो जानते ही हैं कि टॉर्च की बैटरी कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है और फिर दोबारा यूज़ नहीं की जा सकती। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। हम अपने आसपास होने वाले अलग अलग टाइप्स के जो चेंजेस हैं उनको स्टडी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें वापस पहले जैसी कंडीशन में बदला जा सकता है और ऐसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। जबकि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें वापस पहले वाली कंडीशन में नहीं बदला जा सकता है और ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। चेंजेस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। Batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebbles. What kind of changes are these? बैटरीज का खत्म हो जाना, आइस या बर्फ का पिघलकर पानी बन जाना, फ्रूट्स का पक जाना और रॉक्स यानी चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे पेबल्स यानी कंकड़ों में बदल जाना। तो ये सब किस तरह के या टाइप के चेंजेस हैं? Some of these happen or happen faster when things are heated. इनमें से कुछ चेंजेस अपने आप होते हैं जबकि कुछ चेंजेस जो हैं ज़्यादा फास्ट या जल्दी होते हैं। जब हम उन चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो उनमें चेंजेस काफ़ी जल्दी नज़र आते हैं। We will look at how heat flows, whether it is the melting of an ice cube in a glass or the melting of a glacier. हम ये समझेंगे कि हीट कैसे फ्लो करती है, यानी कि जो ऊष्मा है मतलब गर्मी वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, चाहे ग्लास में रखी आइस का टुकड़ा मेल्ट हो रहा हो यानी पिघल रहा हो या किसी बड़े ग्लेशियर जिसे हिंदी में हिमनद कहते हैं वो पिघल रहा हो। तो ये सब हम समझेंगे। Water is of course everywhere and with the heat from the sun it evaporates from the seas and falls as a rain, perhaps trickling off down into the ground somewhere far away. वाटर यानी पानी हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है। सूर्य की गर्मी से सीज जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं समुद्र और रिजर्वॉयर यानी जलाशयों का पानी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब कि भाप बनकर ऊपर उठता है। बाद में ये रेन के रूप में, बारिश के रूप में हमारी अर्थ पर वापस गिरता है और कभी कभी ज़मीन के अंदर रिस कर बहुत दूर तक पहुंच जाता है। देखो, ट्रिकलिंग डाउन का मतलब होता है रिसना, यानी जो पानी है वो छन छन कर या रिस कर काफ़ी दूर तक चला जाता है। However, it isn't just changes in materials around us that we see or the hidden changes in water that we do not see. लेकिन सिर्फ हमारे आसपास की चीज़ों में होने वाले चेंजेस ही नहीं बल्कि पानी में होने वाले कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। As we are growing, our bodies are changing as well. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी एज के साथ हमारी बॉडी भी ग्रो कर रही होती है। हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। स्पेशली अराउंड द मिडल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली।
खासकर मिडिल स्कूल का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें स्टूडेंट्स की बच्चों की एज 11 से या 14 साल तक होती है, यानी 11 टू 14 ईयर्स होती है, तब हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तेज़ी से आते हैं ये सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आते हैं। वाई? ऐसा क्यों होता है? नॉट जस्ट अस ह्यूमंस, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर असेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, बल्कि सभी जानवरों में कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं और जो उनके जीवित रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें भोजन करना पड़ता है, ब्रीथिंग यानी सांस लेनी पड़ती है, ब्लड हमारे फूड से मिले न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को शरीर के, बॉडी के सभी भागों तक पहुंचाता है और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ब्लड। बट वाई एनिमल्स अलोन? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? लेकिन सिर्फ जानवर ही क्यों? क्या पौधों को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड नहीं चाहिए? हाउ डू दे गेट देयर फूड? प्लांट्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, सांसें लेते हैं? हाउ? अगर यस तो कैसे? Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. देखो, हमारी अर्थ पर जो जीव जंतु हैं, जो लाइफ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो समय के साथ, टाइम के साथ डेवलप हुए हैं। इन्होंने नेचर के साथ बैलेंस करना, बैलेंस बनाकर रहने का तरीका सीख लिया है। बट व्हाट इज टाइम? लेकिन समय क्या होता है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ wrist वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। दीवार पर लगी घड़ी या फिर हमारी जो हाथ की घड़ी है, हमें टाइम बताती है और ये भी दिखाती है कि टाइम कैसे बीतता है। वी get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night, but have you thought about how we measure time? हम मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं और रात को सो जाते हैं, बट लेकिन क्या आपने ये सब सोचा है कि हम टाइम को कैसे मापते हैं या मेज़र करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन? और कोई भी काम या इंसिडेंस कितनी तेज़ी से होता है, ये हम कैसे जान पाते हैं? लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, early humans observed the shadows of objects in the sun and used the position of the shadows to tell the time. जो इलेक्ट्रिक क्लॉक्स या डिजिटल वॉचेस के आने से बहुत पहले, बहुत साल पहले, जो अर्ली ह्यूमंस थे, पहले के लोग थे जो पुराने ज़माने के, वे सन की लाइट से बनने वाले जो ऑब्जेक्ट्स की शेडो है, यानी चीज़ों की जो परछाई है, छाया है, उसको देखते थे और उस छाया या शेडो की पोजीशन से टाइम का पता लगाते थे। शेडो की जो पोजीशन है उससे टाइम का पता लगाते थे। लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स और टू टेल द टाइम। लाइट एंड शेडो सिर्फ शेडो पपेट्स यानी छाया से रिलेटेड कोई खेल है उसको करने में, खेलने में या टाइम बताने के लिए ही यूज़फुल नहीं है। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी एंड टुडे वी हैव develop a lot of ways to generate light so we can read a book at night even when the sun doesn't shine. देखो, नेचुरली जो लाइट है वो हमें देखने में हेल्प करती है, लेकिन आज हमने लाइट जनरेट करने के, प्रकाश पैदा करने के कई सारे तरीके डेवलप कर लिए हैं, जिससे आज हम रात में, जब सनलाइट नहीं होती है, उस समय में भी, रात में भी हम बुक्स पढ़ सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर of light has given us a very deep understanding of the universe we live in. लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि लाइट के नेचर के बारे में क्वेश्चंस पूछने से हमें इस यूनिवर्स को गहराई से समझने में हेल्प मिलती है, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं। While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. हालांकि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट लाइट एंड शेडो जो है सिर्फ हमारे घर के आसपास की चीज़ों तक ही लिमिटेड नहीं है। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडोज, लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्सेस। अर्थ और मून भी शेडो क्रिएट कर सकते हैं, छाया बना सकते हैं, जिससे ग्रहण जैसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना बनते हैं, एक्लिप्स यानी ग्रहण। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन।
और दिन या रात का होना सनलाइट, सन से आने वाली लाइट पर डिपेंड करता है। To understand all of this, we need to know how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth and the earth around the sun. इन सभी बातों को समझने के लिए हमें जानना होगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर कैसे रोटेट करती है और मून हमारी अर्थ के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है, साथ ही अर्थ सन के अराउंड कैसे घूमती है। देखो, अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट करना, घूमना, तो एक्सिस का मतलब क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मानी जाती है, ठीक है, और जो ये अर्थ है इसी लाइन के चारों ओर घूमती है। एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट। हमें यह भी समझना होगा कि ये सभी जो मोशंस हैं, मून का हमारी अर्थ के अराउंड घूमना, हमारी अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट करना, हमारी अर्थ का सन के अराउंड चक्कर लगाना, तो ये सभी मोशंस हैं, इनका हमारी ब्यूटीफुल अर्थ पर, हमारी सुंदर सी पृथ्वी पर, लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। While all this might have your head spinning, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? ये सब सुनकर आपका सिर चकरा रहा होगा या काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ये सब कुछ, बट इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि हम ह्यूमंस इस अद्भुत सी दुनिया के बारे में सोच और जान सकते हैं जिसमें कि हम रहते हैं। In the chapters that follow, you will also make simple observations and do fun experiments and dive into topics that need careful thinking. आने वाले चैप्टर्स में आप इजी ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और ऐसे टॉपिक्स को समझेंगे जिन पर हमें गहराई से सोचने की नीड है, ज़रूरत है। Each chapter builds on what you already know and encourage you to ask questions, explore, do hands-on experiments and think like a scientist. हर एक जो चैप्टर है वो आपके पास पहले से जो नॉलेज है उस पर बेस्ड है और आपको क्वेश्चंस पूछने, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने, अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट्स करने और साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए आपको इनकरेज करता है, प्रेरित करता है। आप नई बातें अचानक से नहीं सिखाई जाएंगी, आपको जो आपके पास ऑलरेडी जो नॉलेज है उसी के बेस पर आपको नई चीज़ें सिखाई जाएंगी। As you will find out, even those experiments that seem to confirm what we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions. जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे, कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जो हमारी सोच के अकॉर्डिंग सही रिजल्ट्स तो देते हैं, बट वे भी एक नए क्वेश्चंस को पैदा करते हैं। वहाँ से न्यू क्वेश्चंस अराइज भी होते हैं जिनके आंसर्स जानने के लिए हमें और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और क्वेश्चंस पूछने की भी नीड बढ़ सकती है, मतलब क्वेश्चंस और भी ज़्यादा अराइज हो सकते हैं। साइंस में सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। एक आंसर मिलने के बाद भी नए क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए साइंटिस्ट फिर से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहते हैं। अब इस पिक्चर में आपको लाइट पास होती दिखाई दे रही है। इस ग्लास, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है इसमें, और इसमें ट्रांसपेरेंट वाटर ही होगा। इसमें से लाइट पास होती है, एक लेज़र बीम आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस पिक्चर से ये क्या समझाना चाह रही है बुक्स, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है 1.1, क्वेश्चन द आंसर। In a school or during a test, you are usually given questions and expected to find the answers. अब हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि चीज़ों को देखकर, सोचकर और एक्सपेरिमेंट्स करके सीखेंगे। इससे चीज़ें बोरिंग नहीं लगेंगी और हम हैप्पीली एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया, हमें आंसर्स से क्वेश्चंस बनाने हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे जिसमें पहले आंसर्स दिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस बनाएंगे। स्कूल एग्ज़ाम्स में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको हमेशा क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको उनके आंसर्स लिखने को कहा जाता है, या फिर अब तक हम सिर्फ हमेशा क्वेश्चंस पढ़कर आंसर्स देते आए हैं। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड। आज हम इसका उल्टा करेंगे, यानी कि आपको आंसर्स पहले से गिवन होंगे और आपको उनके क्वेश्चंस बनाने होंगे। टू थिंक like a scientist, it is equally important to ask interesting questions. देखो, साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए सिर्फ आंसर्स देना ही नहीं बल्कि अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि हर डिस्कवरी की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन से ही होती है। ग्रेट साइंटिस्ट don't just answer questions, they ask amazing ones. Remember, last year we had said to be a wise person, you must be a wise person.
जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ आंसर्स ही नहीं देते बल्कि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो नई डिस्कवरीज का रास्ता खोलते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन ने क्वेश्चन किया था कि एप्पल हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है। उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया जो कि साइंटिफिक एटीट्यूड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। उनके इस क्वेश्चन की वजह से ही हम आज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को आज हम समझ पा रहे हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर कहा था कि एक वाइज पर्सन यानी कि बुद्धिमान बनने के लिए वाई यानी क्यों और पूछने की आदत होनी चाहिए। जो बच्चा हर चीज़ का रीज़न पूछता है, हर कॉन्सेप्ट पर क्यों वाई पूछता है, वही सबसे ज़्यादा सीखता भी है। लुक एट द आंसर्स बिलो। नीचे दिए गए आंसर्स को ध्यान से देखिए। योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चन और सिचुएशंस दैट कुड लीड टू दीज आंसर्स। अब आपका काम है ऐसे जिज्ञासापूर्ण या क्यूरियस, क्रिएटिव या रचनात्मक और मज़ेदार क्वेश्चंस या सिचुएशंस बनाना जिनका आंसर नीचे दिया गया हो। ठीक है, देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, इसलिए अपने इमेजिनेशन यानी अपनी कल्पना का पूरा यूज़ करो और खुलकर सोचो। जितना अलग सोच होगी उतना मज़ा आएगा। Since such exercises might not be very familiar, here is an example to help you. क्योंकि आपने शायद पहले ऐसी एक्सरसाइज नहीं की हो, इसलिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ। आप मान लीजिए कि जो आंसर है वो क्या है कि इसे आधा कर दो, मेक इट हाफ, जस्ट मेक इट हाफ। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, वट ऑल कुड डू दिस बी अ रिस्पॉन्स टू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है। अब वेल इट कुड रेंज फ्रॉम हाउ डू वी एंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक्स। अब देखो इसके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। देखो इसमें केक का दिया हुआ है, हाउ डू वी एंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक। केक सबको बराबर कैसे बांटे। इसका आंसर हो सकता है कि इसे आधा कर दो। ठीक है, केक सबको बराबर कैसे बांटे, आंसर इज इसे आधा कर दो। अब नेक्स्ट है, माई एसे इज टू लॉन्ग और आई कांट फिट दिस इन द एनवेलप और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ बन चुके हैं। देखो यह एनवलप या लिफाफे में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ मान लो, तो उसका आंसर हो सकता है इसे आधा कर दो या इसे मोड़ दो, फोल्ड कर दो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मैं इतने लेंथी गाने पे, इतने लंबे गाने पे डांस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। इसका आंसर भी हो सकता है कि गाने को आधा कर दो, आधा कर दो। ठीक है, ऑल आर वेरी डिफरेंट, ये सब एक दूसरे से काफ़ी अलग है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ठीक है, देखो एक ही आंसर अलग अलग क्वेश्चन के लिए सही हो सकता है। अब देखते हैं कि आप कितने क्रिएटिव और अमेजिंग क्वेश्चंस बना सकते हो। अभी यहाँ नीचे क्वेश्चन आपको बनाने हैं और आंसर्स पहले से यहाँ पर गिवन है। अभी जो सबसे पहला है वो क्या है, जस्ट ऐड सम मिल्क। अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखो चाय बहुत कड़वी है, अब क्या करें, तो जस्ट ऐड सम मिल्क। ठीक है, उसमें थोड़ा सा दूध मिला दो। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड। क्रूक्ड का यहाँ पर क्या मीनिंग है, दांत का मुड़ा हुआ ना। ठीक है, टीथ वर क्रूक्ड मतलब दांत थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, कैट खाना ठीक से क्यों नहीं चबा पा रही थी। तो उसका आंसर हो सकता है बिकॉज दैट कैट्स टीथ वर क्रूक्ड, क्योंकि जो कैट है उसके दांत थोड़े से मुड़ गए थे, इसलिए वो अच्छे से खाना नहीं चबा पा रही थी। अब नेक्स्ट आंसर है, डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। आप पैनिक मत करो, मेरे पास मेरा टॉवल है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर अचानक बारिश शुरू हो जाए तो क्या करोगे। देखो कोई किसी से पूछ रहा है कि अगर बारिश अचानक शुरू हो जाए तो आप क्या करोगे। उसका आंसर सिंपली क्या हो सकता है, डोंट पैनिक, पैनिक मत हो ज़्यादा, मेरे पास मेरा अपना टॉवल है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है 42। तो इसका क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे और 2 नए स्टूडेंट्स और आ गए। ठीक है, और 2 नए स्टूडेंट्स और ऐड हो गए, तो अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 40 + 2 42। प्लीज आस्क more interesting and not obvious questions like what is 32 + 10 or even what is the answer to life, the universe and everything. अब यहाँ 42 आंसर दिया गया है, अगर आप सिर्फ 32 + 10 कितना होता है लिख देंगे तो उसमें कोई नई सोच तो नहीं है। इस एक्टिविटी का एम है कि आप अपनी कल्पना को या अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करो और अच्छे
और अच्छे से आप सोच पाओगे, ठीक है? इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बनाइए जो इंटरेस्टिंग भी हों और सोचने पर आपको मजबूर करें, ठीक? जैसे एक स्पेस क्राफ्ट में 40 साइंटिस्ट थे, रास्ते में 2 और साइंटिस्ट उसमें बैठ गए, अब टोटल कितने साइंटिस्ट हुए? सो इस तरह की एक्टिविटीज़ से आप सिर्फ सही आंसर्स देना ही नहीं बल्कि अच्छे क्वेश्चंस पूछना भी सीख जाएँगे। साइंटिस्ट हमेशा क्यों, कैसे या क्या होगा अगर जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए हमें भी क्यूरियस बनना चाहिए और हमारी सोचने की जो क्षमता है, उसका यूज़ करना चाहिए। यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है, इसमें कोई क्वेश्चंस आंसर नहीं दिए गए हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये पूरी बुक का इंट्रोडक्शन इस बुक में दिया गया है, आपको बस अच्छे से समझना है। ठीक है? थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हमने सीखा कि साइंस सिर्फ आंसर्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। रियल लर्निंग तब होती है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, क्यूरियस बनते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट भी पहले सवाल पूछते हैं, फिर उनके आंसर्स ढूंढते हैं। इसलिए हमें भी व्हाई, हाउ और व्हाट इफ जैसे क्वेश्चंस पूछने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। रिमेंबर, एवरी बिग डिस्कवरी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल क्वेश्चन। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साइंस बाय रचना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली साइंस क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं रचना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और एक्साइटिंग साइंस टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय एवरीवन।